नमस्कार स्टूडेंट्स, आज थर्ड पेपर सॉल्यूशंस या बेटर वर्ड्स है एनालिसिस आज रिलीज कर रहे हैं नीट 2020 का। राइट, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं 22 का हमने दिया, 21 का दिया, 2020 का पेपर खास हमें यह भी दिखाएगा पहली बार नीट, या तो आप समझिए कि मेडिकल जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम हो रही थी, पहले AIPMT नाम था, राइट, ऑल इंडिया पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा कुछ फुल फॉर्म था उसका। उसके बाद उसके नाम चेंज हुए लेकिन टेस्ट वैसा ही था, राइट। उसका फर्स्ट टाइम हिस्ट्री था कि 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स कोई कैंडिडेट्स लेके आया। आज मैं क्यों याद कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको यह भी लगा होगा ना कि फिजिक्स का पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि दो बच्चों को शायद 720 आउट ऑफ 720 आया था, राइट। तो उन्होंने फिजिक्स मतलब 100% कवर किया, जबकि सबसे डर लगता था उनको। तो यस, आपको ये 8 पेपर का जैसे जैसे हम एनालिसिस बताते जाएंगे उसमें हम परफेक्ट ये भी देंगे कि कौन सा पेपर, जैसे 2022 का बायोलॉजी का पेपर था, वो टाइम कंज्यूमिंग था, लेंथी था, मतलब था पूरा एनसीईआरटी में से, मतलब उसको पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगने वाला था, जो आपका टाइम खा गया, मतलब, राइट। ऐसे ही 2020 का फिजिक्स का पेपर वो पूरा थियोरेटिकल पेपर था, इसीलिए सबको 720, मतलब कैलकुलेशन में कहीं भी किसी की मिस्टेक्स नहीं होगी, ज्यादा क्वेश्चन थियोरेटिकल की तरफ के थे। तो तब ये हुआ था। ये पेपर भी आप देखिए पूरा 2020 का। ऐसे ही हम आपको बाकी के पेपर में भी जो जो डिटेल्स है वो देते जाएंगे, और एंड में जो मैंने बताया है, ये पूरे 8 पेपर होने के बाद जो आपको एक पूरा पैकेज देंगे, वो आपका फिजिक्स का डर दूर करेगा और मार्क्स इंप्रूव करने में 100% हेल्प करेगा, राइट। तो अभी भी चार्विक एकेडमिया की चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को जिसको भी ऐसी हेल्प की जरूरत हो उनको भी करवा दीजिए। और अभी से जो स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो से, तो पिछले वीडियो भी देख ले, आगे के वीडियो तो उनके साथ अब जुड़ ही जाएंगे, राइट। मिलते हैं और अभी 2020 का पेपर स्टार्ट कर देते हैं। Hello friends, today we are going to start the paper solution of NEET 2020. Okay, let's start with the question number 1. For transistor यानी chapter number 14 class 12th. We have given these statements and we have to find which pairs of statement is correct. ट्रांजिस्टर का बेसिक हम सबको मालूम होता है कि जो बेस रीजन होता है उसमें लीस्ट डोपिंग होती है, और जो कलेक्टर रीजन होता है उसमें मोस्ट डोप, यानी उसमें डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है। अब पहले स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है कि बेस, एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज, ओके, एंड डोपिंग कंसंट्रेशन। सिमिलर साइज भी नहीं होती और डोपिंग कंसंट्रेशन तो बिल्कुल सेम नहीं होती, क्योंकि बेस में सबसे कम डोपिंग होती है और कलेक्टर रीजन में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, that is correct, and lightly doped as well as this one is also correct. So statement 2 is absolutely the correct one. अब थर्ड स्टेटमेंट में है कि the emitter base junction is forward bias. Yes, ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो emitter base junction होता है वो forward bias में होता है, और जो बेस कलेक्टर रीजन होता है वो रिवर्स बायस में होता है। तो स्टेटमेंट 3 में क्या दिया है कि एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। हमें, क्योंकि हमें पेयर ही सिलेक्ट करनी है, तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, यानी हमारा आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम फिर भी फोर्थ स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, बोथ द एमिटर बेस जंक्शन एज वेल एज बेस कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि बेस कलेक्टर
जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, in an electrical circuit, R, L and C and AC voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and the current in the circuit is pi by 3. Okay. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3. The power factor of the circuit is, first of all, ये question चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेट क्लास 12। अब पावर फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है tan phi इज इक्वल टू मोड ऑफ XC माइनस XL अपॉन R। अब पहले केस में हमें क्या दिया है कि व्हेन L इज रिमूव, यानी XL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan phi की वैल्यू केस 1 में tan phi की वैल्यू मिलेगी XC बाय R। अब phi फेज डिफरेंस हमें क्या दिया है, पाई बाय 3, तो tan पाई बाय 3 यानी tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू XC अपॉन R। यहाँ से हम XC की वैल्यू निकालेंगे, XC हो जाएगा √3R। अब केस 2 में हमें दिया है कि इंस्टेड C इज रिमूव यानी XC 0 हो जाएगा, तो tan phi हो जाएगा ओनली XL अपॉन R। tan phi अगेन फेज डिफरेंस इज पाई बाय 3, सो वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 3 इज √3, तो XL की हमें वैल्यू मिल जाएगी √3R। अब XL की और XC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो tan phi की वैल्यू आ जाएगी tan phi इज इक्वल्स टू √3R, XC is √3R as well as XL is also √3R minus √3R यानी ये हो जाएगा 0। अब 10 में इन द फंक्शन ऑफ 10 एंगल ऑफ विच वैल्यू इज 0, तो यहाँ से हमें phi की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। अब हमें फाइंड करना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है cos phi को ही पावर फैक्टर बोलते हैं, तो cos phi यानी 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से हमारा पावर फैक्टर निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 1, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, The dimension formula of stress यानी चैप्टर नंबर 9 सॉलिड मैकेनिक्स क्लास 11th। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता होता है m1 L1 T-2, एरिया यानी लेंथ का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा m1 L1 कैंसिल एंड ये हो जाएगा L-1 T-2। यहाँ से स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m1 L-1 T-2 यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 m1 L-1 T-2। क्वेश्चन नंबर 4, a charged particle having drift velocity of this meter per second in the electric field 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has a mobility in, we have to find the mobility। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th। अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से मोबिलिटी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 7.5 into 10 to the power minus 4 and electric field is given as 3 into 10 to the power minus 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 into
10 to the power, दिस इज -10 ऊपर जाएगा +10, 10 -4, ये हो जाएगा 6, 2.5 into 10 to the power 6. It matches with the option number 4, so our correct answer will be option number 4. Question number 5. The mean free path is in chapter number 13, class 11. Question है, the mean free path of a gas with the molecular diameter d and number density n can be expressed as. मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमें हमारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली गिवन है. मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√2 n पाई d स्क्वायर. ये सीधा फॉर्मूला हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे. तो ये n स्क्वायर है, इधर भी n स्क्वायर है, √2 n पाई d का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं आएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 6. द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज. चैप्टर नंबर 13, क्लास 12. और ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर जो 13.2 एग्जाम्पल है, उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन है. उसमें सिर्फ डेटा चेंज करके आपको नीट में क्वेश्चन पूछा है. इसमें हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है एनर्जी का, E = डेल्टा mc स्क्वायर. और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उसमें डेल्टा m की वैल्यू डिफरेंट दी गई है. बाकी सेम मेथड से आपको सोल्व करना है. डेल्टा m की वैल्यू है 0.5 ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और c यानी स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 0.5 into 10 to the power -3 into 9 into 10 to the power 16. ये हो जाएगा 9 into 0.5 यानी 4.5 into 10 to the power 16 - 3 यानी +13 जूल. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4.5 into 10 to the power 13 जूल. Question number 7. Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of a telescope आ गया यानी चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स क्लास 12th. अब हमें फाइंड करनी है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला हम सबको पता होता है, थीटा इज 1.22 लैम्बडा अपॉन डी. डायरेक्टली इस फॉर्मूला में वेवलेंथ और डायमीटर पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 1.22 इंटू लैम्बडा इज गिवन 600 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर. इन डायमीटर इज 2 मीटर. तो यहाँ से हो जाएगा 300 और 1.2 इंटू 300, ये 2 जीरो को हम इंटू 3 इंटू 10 to the power -7, पावर -7 हो जाएगा. और ये 3.6 समथिंग आएगा, 3.66 इंटू 10 to the power -7 रेडियन. तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 8. A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. Magnetic field at the center of the solenoid is. Magnetic field at the center of the solenoid यानी चैप्टर नंबर 4 क्लास 12. ये आपको पहले ही लिख लेना है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. अब हमें फॉर्मूला बेस है अगेन ये क्वेश्चन. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला है μ0 ni. हियर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ0 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट अपॉन लेंथ. μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 to the power -7
number of turns 100 and the current given is 2.5 ampere and the length is 50 centimeter. We have to convert it into meter. तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 जा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर से 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 to the power -7 और ये एक पावर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6 और इधर से +2, तो 2 इंटू 3.14 यानी 6.28 इंटू 10 to the power -6 +2 यानी -4 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड हमारी मिल गई 6.28 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii R1 and R2. Here R1 is equals to 1.5 R2 through 1 Kelvin are in the ratio. Okay, we have to find the ratio of Q1 is to Q2. पहले तो ये चैप्टर नंबर 11 क्लास 11. अब Q यानी हीट का जो फॉर्मूला है mc delta T. Here for the same material C is constant, so if we take the ratio and delta T is given here is 1 Kelvin, तो ये दोनों तो constant हो जाएंगे, तो यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं Q is directly proportional to the mass, राइट. तो लेकिन हमें मास का कोई रिलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें रेडियस का रिलेशन दिया है, तो इसमें हमें वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा. मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी यानी रो इनटू वॉल्यूम. अब हम जब रेशियो लेंगे डेंसिटी भी सेम हो जाएगी, तो जब रेशियो हम लेंगे तो density into volume of first sphere upon density into volume of second sphere. Density भी cancel, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 upon Q2 is equals to volume of sphere, that is 4/3 pi R1 cube upon 4/3 pi R2 cube. अब यहाँ से हमें फिर से रिलेशन मिलेगा Q1 अपॉन Q2, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 दी होल क्यूब. अब हमें R1 इज इक्वल्स टू 1.5 R2 दिया है, तो Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा R1 की वैल्यू हमें दी है 1.5 R2 अपॉन R2 द होल क्यूब. यहाँ से 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8. तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27/8. दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3. सो आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 10. The capacitance of a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12. अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as a medium is 6 microfarad. Now, with the introduction of dielectric medium, the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of the medium is, we have to find the value of K. अगर हम कैपेसिटेंस इन एयर का फॉर्मूला लिखे तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. वहीं पे हम अगर कैपेसिटेंस इन द मीडियम का फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C मीडियम इज इक्वल्स टू K इंटू C F. We have to find the value of K. C medium हमें दिया है 30 माइक्रोफेराड है,
we have to find the value of K and C air is given as 6 microfarad. यहाँ से हो जाएगा 6 5 30, तो K की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 5. हम ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे, तो ये हमें सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 11. A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb into meter. The electric potential due to the dipole at the point at distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle 60 with the dipole axis is. पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th. Again, this question is totally formula based. We have the formula to find. We have to find the electric potential, and we have the formula that is V is equals to Kp cos theta upon R square. Here we have given the value of K, P as well as theta and R also. Value of K is 9 into 10 to the power 9. P we have given 16 into 10 to the power minus 9. Cos theta, theta is given 60, cos 60 यानी 1 by 2. और value of R square, R is given 0.6 meter. We can write it as 6 into 10 to the power minus 1. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 into 10 to the power minus 2. 9 4 जा 4 4 जा ये हो जाएगा, और यहाँ से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 into ये +9 -9 और -2 न्यूमरेटर में जाएगा तो +2, तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी 200 वोल्ट, एंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 200 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 12. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass, chapter number 7, class 11th. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at the distance of. हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक जो मास दिया है उसको ओरिजिन पे रखना होता है, और जो सेकेंड मास दिया है वो है 10 kg का, उसको हम रखेंगे 1 मीटर की लेंथ पे. ये है 5 kg का मास, ये है 10 kg का मास, ये दोनों एक निग्लिजिबल मास के रोड से अटैच्ड है, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है XCOM is equals to M1x1 plus M2x2 upon M1 plus M2. M1 over here is 5 kg and x1 is 0, M2 is 10 and x2 that is 1 0, तो x2 हो जाएगा 1, M1 5 and M2 is 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 upon 15. 10 upon 15 ये हमें मिल जाएगा मीटर में, और इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो पहले तो इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 मीटर. इसको हम सेंटीमीटर में लिखे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 67 सेंटीमीटर. इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 67 सेंटीमीटर. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 13. द ब्रूस्टर्स एंगल चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स क्लास 12th. The Brewster's angle IB for an interference should be. Brewster एंगल के लिए एक ही कंडीशन है, that is 10 IB is equals to mu. यहाँ से हम IB की वैल्यू लिख सकते हैं, that is 10 inverse mu, where mu is
refractive index. Now we know that the value of refractive index will always be greater than 1. म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. तो अगर हम 10 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 की वैल्यू देखें तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 इतनी वैल्यूज अगर हम 10 की देखें, 10 0 is 0, 10 30 is 1 upon root 3, 10 45 is 1, 10 60 is root 3 and 10 90 is infinite. So 10 की वैल्यू 45 से ज्यादा एंगल हो तो 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी. सो अवर IB विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 45. इतना हमें कंफर्म हो गया. अब 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो 90 से एंगल हमें स्मॉल रखना पड़ेगा. तो दिस एंगल विल बी स्मॉलर देन 90 डिग्री. ये हमें कंडीशन मिल गई ब्रूस्टर्स एंगल के लिए. अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आवर वैल्यू ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल will be less than 90 and greater than 45. Question number 14. For which one of the following Bohr model is not valid? Bohr model यानी chapter 12 class 12th. अब बोहर मॉडल का जो टॉपिक है उसमें हमें क्लियरली मेंशन्ड है कि बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड है. तो हमें इसमें से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं दी है. फर्स्ट ऑप्शन ड्यूटेरियम यानी उसमें प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसके लिए बोहर मॉडल वैलिड होगा. सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, नियॉन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और प्लस दिया है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. तो भी इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो नियॉन एटम के लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं होगा. हाइड्रोजन एटम के लिए तो होता ही. और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम यानी He+, हीलियम अगर हमें सिर्फ हीलियम दिया होता तो इसके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं होता, लेकिन हीलियम प्लस है तो इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो हीलियम प्लस के लिए भी बोहर मॉडल वैलिड होगा. और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Find the torque about the origin when force of 3 Newton acts on the particle whose position vector is 2 carat meter. So we have to find the torque. That is, first of all, तो ये question chapter number 7 class 11th. अब torque का formula है torque is equals to R cross F. R we have given that is 2 carat 2k carat and force we have given 3j carat. ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन we have to find the cross product of k cross j. अगर हम I cross j करेंगे तो k मिलेगा. सिमिलरली अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ k क्रॉस j यानी एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका आंसर I कैरेट होगा लेकिन माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -6 I कैरेट. इसको हम ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे. That is given in the option number 1. So our correct answer will be option number 1. Question number 16. Which of the following graph represents the variation of resistivity with the temperature for copper? Chapter number 3, class 12th. अब copper यानी for conductor we have to find
द रिलेशन दैट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी का ग्राफ हमें कैसा मिलेगा। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक में ग्राफ फॉर कंडक्टर हमें दिया है, resistivity versus temperature. As we increase the temperature, the resistivity for conductor also increase. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. Question number 17. A spherical conductor of radius 10 centimeter has charge of this coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? First of all तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज की वैल्यू हमें दी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब यहाँ पे जो हमें R लेना है वही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि हमें 10 या फिर 50, लेकिन इसमें 10 जो है वो रेडियस दी गई है जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। हमें R की जगह पे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रखना है, तो 15 उसका स्क्वायर और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर। सो ये हो जाएगा 10⁻²। द स्क्वायर ऑफ द 10 टू द पावर -2 इज -4। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5, यहाँ से 3 के साथ अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3.2 अपॉन 5 5 25 इंटू 10 टू द पावर 9 - 7 दैट इज 2 एंड ये 4 -4 ऊपर जाएगा तो +4 + 2 ये यानी 10 टू द पावर 6। अगर इसको हम 32/25 लिखे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 और 32/25 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5। पूरा हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे भी सब में 1.28 कॉमन दिया है। वी हैव टू मैच ओनली द power, that is 10 to the power 5. So our correct answer will be option number 4. Now question number 18. और स्क्रू गेज पहले तो आया यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता होता है pitch अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, राइट। यहाँ से हम पिच को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे, पिच हमें फाइंड करनी है। लीस्ट काउंट हमें दिया है 0.01 एंड नंबर ऑफ डिवीजन दैट आर 50 डिविजन्स। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें पिच की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 mm। ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19। A ball is thrown vertically downward with the velocity of 20 meters per second from the top of the tower. It hits the ground after some time with the velocity of 80 meters per second. The height of the tower is। पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 हमें जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन दी है उसमें से एक इक्वेशन है v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। हमें दोनों वेलोसिटीज दी गई है और एक्सेलरेशन दिया गया है और हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी इज 80 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 20। 2 इंटू यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखेंगे, the ball is falling so the value of acceleration is g, that is 10, and we have to find the value of s, that will be our height। 80 square minus 20 square upon 2 into 10 हो जाएगा, तो ये 6000 upon 20। यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी 300 मीटर।
and it matches with the option number 2. So our correct answer for this question will be option number 2. Now question number 20. A body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at the height equals to half the radius of the earth? पहले तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 8 क्लास 11. अब G इफेक्टिव के हमारे पास दो फॉर्मूला है. एक तो है G डैश इज इक्वल्स टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R. लेकिन ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है जब H की वैल्यू R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो. लेकिन यहाँ पे हमें H की वैल्यू हाफ द रेडियस, तो ये नेग्लिजिबल नहीं है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. G डैश इज इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस 2H बाई 1 प्लस H बाई R द होल स्क्वायर. राइट, तो ये हो जाएगा G 1 प्लस हाइट हमें दी है R बाई 2 द होल स्क्वायर. 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2. 3 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई 4. तो हमें यहाँ से G इफेक्टिव की वैल्यू मिल जाएगी 4G बाई 9. अब पहले हमें वेट दिया है 72 न्यूटन, तो mg इज इक्वल टू 72 न्यूटन हो जाएगा. तो यहाँ से हम मास अगर निकाले तो मास हो जाएगा 72 बाई g. अब हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हाइट पे, तो वो अगेन हो जाएगा mg डैश. मास की वैल्यू है 72 बाई g और g इफेक्टिव की वैल्यू है 4g बाई 9. यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा. 9 8 जा 8 4 जा 32. तो our correct answer will be option number 4, 32 Newton. Now question number 21. The energy required to break one bond in the DNA is 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt is. joule में हमें वैल्यू दी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है. पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 क्लास 11, और ऐसा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल में है. एग्जांपल 6.10 आप चेक कर लेना. 6.10 एग्जांपल सेम वैल्यू भी सेम है और सब सेम दिया है. उसमें हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें पता है. और हमें जूल में वैल्यू दी है 10 टू द पावर माइनस 20 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी. तो यहाँ से माइनस 19 प्लस 19 माइनस 20 प्लस 19 यानी माइनस 1. तो न्यूमरेटर में रहेगा 10 रेज़ टू माइनस 1 और ये 1 अपॉन 1.6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6. 1 अपॉन 1.6 दैट इज 0.62 के अराउंड होगी. और यहाँ से माइनस 1 तो 1 पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिलेगी 0.062. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 22. A wire of length L, area of cross section A is hanging from the fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus. Young's modulus यानी चैप्टर 9 क्लास 11 सॉलिड मैकेनिक्स. अब Young's modulus का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस का फॉर्मूला अगेन फोर्स बाय एरिया एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल विच विल गोज टू न्यूमरेटर. तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg, ये लेंथ एरिया
और यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लेंथ इज L1 एंड इनिशियल लेंथ इज L, तो ये हो जाएगा L1 माइनस L। यहाँ से हमें यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू मिल गई। अब हम ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे mgl अपॉन a इंटू L1 माइनस L, वो हमें ऑप्शन 2 में दिया है, तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Okay, now question number 23. An electron is accelerated from the rest through the potential difference of v volt. If de Broglie wavelength of the electron is this much, then the potential difference is de Broglie wavelength, यानी chapter number 12, class 12th। अब हमारे पास लेमडा और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करे ऐसा एक फॉर्मूला है, लेमडा इज 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v, तो लेमडा हियर इज इन एंगस्ट्रॉम। नाउ द वैल्यू ऑफ लेमडा इज 1.227 into 10 to the power -2 नैनोमीटर, और अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखे तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट v। यहाँ से हम रूट v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनेंगे और ये -1, पहले तो इसको हम ऐसे 12.27 लिखे तो ये -2 हो जाएगा, 12.27 इंटू 10 to the power -2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power -2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 to the power +2, और रूट v की वैल्यू 10 to the power +2 है, तो v की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो स्क्वायर हो जाएगा, विच विल बी 10 to the power +4 वोल्ट, और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of the massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of the acceleration due to gravity is, पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 क्लास 11, we have to find the value of acceleration। पहले तो हमें FBD बनाना पड़ेगा, यहाँ से ये mg हो जाएगा, यहाँ से टेंशन विल बी सेम क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ से भी टेंशन T हो जाएगा, और ये टेंशन की वजह से ये सिस्टम और इस सिस्टम का फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ से हमें दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। पहले तो ये 6g का हम लेंगे तो mg माइनस t विल बी ma, यहाँ से 6g minus t will be 6a. Similarly for the system of 4 kg mass, यहाँ पे हो जाएगा t minus 4g will be 4a, will be 4a. यहाँ से t will be cancel out, तो ये 6g minus 4g that will be 2g, और 6a plus 4a that is 10a. यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी 2g by 10 that is g by 5. This matches with the option number 1. So our correct answer for this question will be option number 1, g by 5. Question number 25. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on the photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? Photoelectric current यानी चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर क्लास 12. अब हमें दो केसेस दिए हैं. पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की है वो 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी हाफ की है यानी एफ डैश है इसकी हाफ यानी 0.75 एफ नॉट.
तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें फाइंड करना है, लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं। पहले तो फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थी, तो यहाँ पे तो एमिट होगा। इसके लिए कंडीशन है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स है, तो यहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होगा। लेकिन इस केस में जो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट ही नहीं होगा। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 0। तो हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 26, taking into account of a significant figures, what is the value of this subtraction? Significant figures यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th, हमें 9.99 में से सब्सट्रैक्ट करना है 0.0099, तो ये हो जाएगा 9.9801। 9.9801 वो हमें ऑप्शन 3 में दिया है, लेकिन वो हमें टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट में रखते हुए इसका आंसर निकालना है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए क्या रूल है कि क्वेश्चन में जो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं उतने डिजिट तक का ही आंसर हमें रखना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 9.99, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3। तो यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट तक ही वैल्यूएशन निकालना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ना कि ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27, a ray is incident at an angle of incidence I on the surface of the small angle prism. Small angle prism, chapter number 9, class 12th. Okay, small angle prism and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equals to, पहले तो रे यहाँ से इंसिडेंट की है और इंसिडेंस एंगल है I, और यहाँ से नॉर्मली इमर्ज हो रही है, राइट। तो हमारे पास स्मॉल एंगल के लिए डेल्टा का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और एक और फॉर्मूला है ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। हमारा इमर्जन एंगल हो जाएगा 0, नॉट 90 बट 0। नॉर्मली दिया है, लेकिन हमें जो एंगल लेना होता है वो नॉर्मल के साथ ही लेना होता है, तो ये एंगल इमर्जन एंगल हो जाएगा 0। तो ये यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी i प्लस 0 माइनस ए, दैट इज i माइनस ए। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से कंपेयर कर लेंगे, तो डेल्टा की वैल्यू दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, दैट विल बी i माइनस ए। यहाँ से म्यू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू i माइनस ए। तो इंसिडेंट एंगल की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी म्यू इंटू ए, and it matches with the option number 1, so our correct answer is option number 1, that is incidence angle हो जाएगा म्यू इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 28, the increase in the width of the depletion region in the PN junction diode is due to, this is easiest question from the chapter number 14 semiconductor class 12। हमें ये पूछा है कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ किसमें इंक्रीज होती है। तो हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन विल बी डिक्रीज एंड इन द रिवर्स बायस दैट विल बी इंक्रीज। तो हमें किसका पूछा है, इंक्रीज का पूछा है, तो
हमारा आंसर हो जाएगा रिवर्स बायस ओनली। क्वेश्चन नंबर 30, the ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic wave is electromagnetic wave. Chapter number 8, class 12th. Now we know that in the electromagnetic wave propagation जब होता है तो UE is equals to UB, यानी energy due to electric field will be equal to energy due to magnetic field, right? अब हमें कंट्रीब्यूशन यानी रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस पूछा है, तो इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा दोनों इक्वल है तो रेशियो 1 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, that is 1:1. Question number 31. In a certain region of space with the volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt. Throughout, the magnitude of electric field in this region is. पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर 2 क्लास 12। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज -dV/dr, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज यानी पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल दिया गया है 5 वोल्ट, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू r। तो अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेशन करें तो वो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेशन हो जाएगा 0। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पहले तो ये चैप्टर नंबर 10 क्लास 12। अब क्वेश्चन में है कि इन यंग्स डबल स्लिट experiment, if the separation between coherent sources is half and the distance of the screen from the coherent source is double, then the fringe width become. Fringe width का यंग्स YDSC में फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन small d. Here capital D is the distance from the screen and small d is the separation between the slits, right? तो हमें बीटा डैश में लैम्बडा तो सेम रहेगा, d की वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन गेट्स डबल, तो यहाँ पे हमें 2d लिखना है और इधर d सेपरेशन बिटवीन सोर्सेज इज हाफ, तो ये हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 4 into lambda capital D by small d, and the value of lambda capital D by small d is beta. So our beta dash will be 4 times the beta. तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, that is 4 times. Question number 33. For the logic circuit shown, the truth table is. पहले तो लॉजिक गेट यानी सेमीकंडक्टर चैप्टर नंबर 14 क्लास 12। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स हमें दिया है, यहाँ पे नॉट गेट है, यहाँ पे अगेन नॉट गेट है और यहाँ पे नॉर गेट है। Here it is NOR गेट। अब हमें ट्रूथ टेबल फाइंड करना है, यानी A, B और Y इज द इनपुट। पहले तो हम बोथ इनपुट 0 रखेंगे, 0 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1 इन OR गेट इज 1, लेकिन यहाँ पे नॉर गेट है तो ये हो जाएगा 0। अब 1 1 का चेक कर लेते हैं, 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 इन OR गेट इज 0 बट इन NOR गेट इज 1। अब यहाँ पे 0 1
और 1 0, इस पर्टिकुलर केस में दोनों सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे नॉट गेट है, तो इस दोनों का आउटपुट हमें सेम मिलेगा। हम यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 रख के चेक कर लेते हैं। 0 1, 0 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का 0। 0 1 इन OR गेट इज 1, लेकिन नॉर गेट में 0 1 की वैल्यू 0 मिलेगी, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 0 0 0 और 1 1 का 1, 0 0 0 1, that is given in the option number 3. So our correct answer for this question will be option number 3. Okay, now question number 34. A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge यानी chapter number 3 class 12th. अब question says meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire will be how much? अब हमें कुछ इस तरह की कंडीशन दी है कि यहाँ पे लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस दिया है और इस वायर को 3:2 इसका डिवीजन दिया है। मीटर ब्रिज का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज R/S इज L1/L2। यहाँ से हम R को फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू S, दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 15 ओम। अब 15 ओम हमें मिला वो 1.5 लेंथ का मिला, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 15 ओम रेजिस्टेंस इज ऑफ 1.5 मीटर लेंथ, और हमें पूछा है कि 1 ओम लेंथ में 1 ओम रेजिस्टेंस में हमें कितनी लेंथ मिलेगी। तो यहाँ से हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 यानी 1 into 10 to the power minus 1 meter. So our correct answer will be option number 4, 1 into 10 to the power minus 1 meter. Question number 35. When a uranium isotope U-92-235 is bombarded with a neutron, it generates a krypton, 3 neutrons, and this question is from chapter number 13 class 12 nuclei, right? अब इसके हम इक्वेशन अगर लिखे तो ये हो जाएगा U92 U235 plus here neutron is bombarded, so plus 0 and 1 which gives 46 89 plus we have to find this and plus 3, right? तो हम यहाँ पे पहले इसको अगर कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 92 minus 36, तो दिस विल बी 56। तो हमें यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा वो 56 वाला मिलेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ से ही हमारा आंसर निकल आएगा, which will be option number 3, that is बेरियम 56 144। और अगर हम इसको भी कंपेयर करें तो भी ये हमें मिल जाएगा 235 plus 1 यानी 236 minus 89, तो ये हो जाएगा 147, right? And we have to minus these 3 2, तो ये हमें मिल जाएगा 144। हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36। The color code of a resistance is given below. The values of resistance and tolerance respectively are. This question is from chapter number 3 class 12. We have to remember the volt table that is given in our NCERT.
there is a trick that is B.B. Roy, Great Britain, very good 5। अब हमें जो फर्स्ट कलर लेना है वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Similarly for the second color and for the third color we have to take 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3 and so on। And the tolerance for golden color is 5%, for silver it is 10%। ओके, अब हम कलर चेक करेंगे। पहले येलो कलर है तो येलो के लिए 4, सेकेंड कलर इज वायलेट, वायलेट के लिए 7 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा ब्राउन कलर, ब्राउन कलर के लिए 1, फर्स्ट वन इज फॉर ब्लैक कलर, सेकेंड वन इज फॉर ब्राउन कलर एंड द टॉलरेंस इज प्लस और माइनस गोल्ड कलर के लिए 5%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 470 प्लस और माइनस 5% and it is matching with the option number 2। So our correct answer for this question will be option number 2, that is 470 ohm and tolerance is 5%। Question number 37, a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to the height h। Now the mass of the water in the capillary is 5 gram। Another capillary tube of radius 2r is immersed in water। The mass of water that will rise in the tube is। First of all तो ये question chapter number 10 class 11 फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और हमें कैपिलरी राइज का फॉर्मूला पता है 2t cos थीटा अपॉन r इंटू जी। तो यहाँ से हम पहले तो हमें फर्स्ट केस का मास दिया है, फर्स्ट केस में वाटर का मास दिया है 5 ग्राम और सेकंड केस में हमें फाइंड करना है। तो हाइट और मास का रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से रो इंटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं h, यानी हाइट इंटू एरिया लिख सकते हैं, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें मास का ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ से हम हाइट और रेडियस का पहले तो रिलेशन निकालेंगे क्योंकि तब हमें हाइट को यहाँ पे मास के साथ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखे तो 2 कांस्टेंट, t कांस्टेंट, थीटा इज आल्सो कांस्टेंट एंड g इज आल्सो कांस्टेंट। सो इधर हम लिख सकते हैं h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब रेडियस डबल हो रहे हैं तो हाइट हाफ हो जाएगी, तो सेकंड केस में h की जगह पे h/2 लिखना होगा। तो ये हमें मिल जाएगा रो इंटू h/2 इंटू पाई, r की जगह पे 2r का स्क्वायर, तो हो जाएगा इंटू 4r स्क्वायर। यहाँ से 2 गेट कैंसल आउट एंड ये हो जाएगा 2 इंटू रो इंटू h इंटू पाई आर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास है m और m की वैल्यू है 5 ग्राम। तो हमारा जो सेकेंड केस में हमारा मास मिलेगा दैट विल बी m डैश, लेट्स से। तो ये हो जाएगा m डैश विल बी 2 इंटू 5 दैट इज 10 ग्राम। 10 ग्राम यानी ऑप्शन नंबर 1 will be our correct answer। Question number 38, a cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal and temperature 27 degrees Celsius। its density is, we have to find the density। पहले तो ये question chapter number 13 class 11। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है पीवी आइडियल गैस के लिए, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब हमें वॉल्यूम की जगह पे हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम की जगह पे हमें लेना पड़ेगा मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। तो वॉल्यूम को हम सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी
दैट विल बी nRT। तो यहाँ से हम डेंसिटी को लिख सकते हैं Pm अपॉन nRT। अब हमारे पास प्रेशर है दैट इज 249 into 10 to the power 3 because it is in kilopascal. Mass of hydrogen gas that will be 2 into 10 to the power minus 3 kg. N is 1, R is given 8.3 and temperature is given 300। यहाँ से हम 8.3 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 30 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, यानी 1/5, 1/5 इज 0.2 और ये +3 -3 p कैंसिल हो जाएगा तो 0.2 मिल जाएगी हमें डेंसिटी की वैल्यू 0.2 kg per meter cube. So our correct answer will be option number 4, 0.2 kg per meter cube. Question number 39. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are, पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12, हमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ऐसा ग्राफ हमने कंडक्टर का तो ग्राफ देख लिया, उसका ग्राफ है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव आएगा कंडक्टर के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए जो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, insulator as well as semiconductor. For these two the value of temperature coefficient of resistance is negative. Question number 40. The average thermal energy for monoatomic gas is where Kb is Boltzmann constant and T is absolute temperature. पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 क्लास 11। अब हमें एवरेज थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला पता है जो कि है F/2 kBT। Here F is the degree of freedom and for monoatomic gas degree of freedom is 3। तो एवरेज थर्मल एनर्जी हो जाएगी 3/2 kBT और डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला ही पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3/2 kBT। Question number 41. Light with an average flux of 20 Weber per centimeter square falls on non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 meter. पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 क्लास 11। अब फ्लक्स हमें दिया है और एनर्जी फाइंड करनी है। फ्लक्स की डेफिनेशन में ही हमें पता है कि फ्लक्स की डेफिनेशन है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। एनर्जी यहाँ से हमें एनर्जी फाइंड करनी है और फ्लक्स एरिया टाइम सभी की वैल्यू हमें दी है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड फ्लक्स की वैल्यू है 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सेंटीमीटर में ही दिया है और टाइम है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 6 2 12 2 24 into 10 to the power 3 joule. So our correct answer will be option number 1, 24 into 10 to the power 3 joule. Question number 42. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is, पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 क्लास 11, राइट।
अब हमें पूरा क्वेश्चन सिंगल वर्ड से सोल्व हो जाएगा। थर्मली इंसुलेटेड दिया गया है, यानी हीट एक्सचेंज जीरो। हीट एक्सचेंज जीरो ये एक ही प्रोसेस में होता है, विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, एडियाबैटिक। क्वेश्चन नंबर 43, an iron rod of susceptibility file 99 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is, we have to find the value of mu, that is permeability। पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड की भी वैल्यू दी है, एच की वैल्यू, लेकिन इस फॉर्मूले में हमें एच की वैल्यू कहीं पे भी पुट नहीं करनी है। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 1 प्लस काई एम की वैल्यू है 599। ये वैल्यू सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी। ये हो जाएगा 600, 6 4 जा 24, 24 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 2 -5। हमें 2.4 के फॉर्म में दिया है, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -4। So our correct answer will be option number 3, 2.4 pi into 10 to the power 4 Tesla into meter upon ampere. Question number 44. The phase difference between displacement and acceleration of the particle in SHM is, पहले तो SHM यानी चैप्टर नंबर 14 क्लास 11। अब हमें पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता होती है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। लेट्स से अगर हम फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ले ले डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पहले dy बाई dt फाइंड करना होगा, जो कि हो जाएगा a इज कांस्टेंट साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, और इस एंगल का डेरिवेशन इसके मल्टीप्लिकेशन में, यानी ओमेगा टी का डेरिवेशन हो जाएगा ओमेगा। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी a ओमेगा cos ओमेगा टी। और यहाँ से हम अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस देखें तो ये हमें मिलेगा पाई बाय 2, लेकिन हमें पूछा है एक्सेलरेशन का, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv बाई dt, जो कि हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और अगेन इस एंगल का डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लिकेशन में, जो कि हो जाएगा ओमेगा। तो हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और अगर हमें इस माइनस को प्लस करना है तो हमें थीटा जो है वो पाई प्लस थीटा लेना पड़ेगा। तो a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट में देखें तो यहां तक पाई ऑल एस टी सी, ऑल एस टी, पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ही साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इधर से हमें नेगेटिव से पॉजिटिव करना होगा, तो पाई प्लस थीटा लेना पड़ेगा। तो a ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी, राइट। अब हम डिफरेंस चेक करते हैं, फेज डिफरेंस चेक करते हैं, a साइन ओमेगा टी और a ओमेगा स्क्वायर पाई प्लस, यहाँ से डायरेक्टली हमें फेज डिफरेंस पाई का मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर 45. A 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current in the circuit nearly is. First of all, this question AC यानी चैप्टर नंबर 7 क्लास
12th हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यानी IRMS की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हो जाएगी VRMS अपॉन XC। यहाँ पे VRMS की वैल्यू हमें दी गई है और XC की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। XC हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई FC। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस दिया है 40 माइक्रोफैराडे। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। VRMS की वैल्यू 200 और XC की वैल्यू 1 अपॉन में है, तो ये पूरा इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 50 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये 1 2 3 4 यहाँ से 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 और 5 4 20 20 4 80 80 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा 8 3 24 यानी 24 से ज्यादा यानी अराउंड 25 समथिंग आएगा और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक और 0 रहेगा, एक 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 2.5 के अराउंड। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 2.5 एम्पियर। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1